सेल। व्हाट इज सेल? एक्चुअली सेल है क्या? सेल कहते किसे हैं? कोशिका कहते किसे हैं? तो कोशिका मानव की या फिर किसी भी लाइफ की वह छोटी से छोटी इकाई है जहाँ पर जीवन संभव है। यानी सेल वो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। यानी लाइफ का मतलब जीवन। सेल के विदाउट जीवन नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि घर किस तरीके से बनता है। घर में एक एक ईंट लगा के दीवार बनती है, ऐसे ही 4 दीवारें बनती हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो स्लेब पड़ती है। तो ईंट क्या है? फंक्शनल यूनिट है। ईंट ही लगा के तो दीवारें बनी है। उसी तरीके से सेल लाइफ का फंक्शनल यूनिट है। अगर पूछा जाए कि आपकी बॉडी में कितने सेल हैं, तो दोस्तों आपकी बॉडी में इननंबरेबल, जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती, इतने सेल हैं। दोस्तों सेल से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में जानने से पहले हम लोग सेल थ्योरी के बारे में जानेंगे। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी आप देखेंगे एक थ्योरी दी एक जर्मन बोटेनिस्ट ने और ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट ने। सन 1838 में मैथ्यूस शेल्डन नाम के एक जर्मन बोटेनिस्ट थे। उन्होंने प्लांट पर अपनी स्टडी की और कुछ हाइपोथेसिस दी, कुछ लाइंस दी अपनी हर एक प्लांट के बारे में कि प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ दिस, प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ा उन्होंने। फिर उसके बाद 1839 को यानी 1839 को थियोडोर शॉन नाम के ब्रिटिश जूलॉजिस्ट ने अपनी स्टडीज से एनिमल सेल के ऊपर फंक्शनल यूनिट का पता लगाने की कोशिश की 1839 को थियोडोर शॉन। और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जितने भी सेल्स हैं, सेल्स जितने भी प्लांट के हों या फिर एनिमल्स के हों, उन सब के पास अपनी एक मेम्ब्रेन होती है। किसने? थियोडोर शॉन ने। और उसके साथ ही में उन्होंने प्लांट सेल में देखा कि उनकी मेम्ब्रेन के साथ एक और कवरिंग है जिसको उन्होंने सेल वॉल बोला, सेल वॉल। तो दोस्तों उन्होंने भी कुछ हाइपोथेसिस दी। इन दोनों की हाइपोथेसिस मिला के एक सेल थ्योरी बनी। सेल थ्योरी में क्या था कि जो जीवन है, जीवन बिना सेल के प्रभावित, मतलब जीवन बिना सेल के नहीं हो सकता। क्योंकि जो जीवन की फंक्शनल यूनिट है, जीवन में जो काम करने वाली वह छोटी से छोटी इकाई है, वो कोशिका है। इसलिए कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है। इसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चो का नाम भी आता है। रुडोल्फ विर्चो ने इस पे एक ब्रह्म वाक्य जोड़ दिया। ब्रह्म वाक्य यानी जिस तरीके से गायत्री मंत्र की हिंदू सभा में पूजा होती है हर एक पूजा के पहले, तो उसी तरीके से ये बायोलॉजी में अगर आप साइटोलॉजी पढ़ेंगे सेल्स के अंदर, तो ये और इवोल्यूशन की भी लाइन है। मतलब उन्होंने काफी कुछ रिलेट कर दिया। दोस्तों सेल थ्योरी में उन्होंने बोला कि रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने इनके इस वाक्य से बायोलॉजी काफी जुड़ गई। दोस्तों ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है? ओमनिस सेलुला का अगर शाब्दिक भाषा में इंग्लिश में अर्थ देखा जाए तो सिंपल सा अर्थ है ऑल न्यू ऑर्गेनिजम्स अराइज फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी हम लोग जो अभी यहाँ पर हैं, तो हम लोग भी एक सेल से बने होंगे। एक सेल से मल्टीप्लाई होते हुए थाउजेंड्स हो गए, करोड़ हो गए, 10 करोड़ हो गए, अरब हो गए, बहुत सारे सेल्स मिल के हमारी बॉडी को कंप्राइज कर दिया। दोस्तों इसी तरीके से उन्होंने बताया कि जितनी भी लाइफ है, पहले थियोडोर शॉन और शेल्डन ने ये बताया कि जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब या तो सेल से बनी है या तो प्रोडक्ट ऑफ सेल्स है। और दूसरी थ्योरी मतलब दूसरी उसमें हाइपोथेसिस रुडोल्फ विर्चो ने 1855 को जोड़ दी कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला,
एवरी सेल अराइज फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हर एक सेल अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग ने दो तरीके के सेल देखे। दो तरीके के सेल में सबसे पहला आता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा आता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का क्या मतलब है दोस्तों? जहां पर भी प्रो लग जाता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। जहां पर प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस हो, देखिए जो सेल के पार्ट्स हैं, सेल के एक पार्ट्स में जहां पर डीएनए मतलब ज्यादा कंडेंस फॉर्म में होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो दोस्तों उस न्यूक्लियस की बिहाफ पे हम लोग ने दो ऑर्गेनिज्म बनाए, दो सेल्स को दो भागों में डिवाइड किया, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो सेल्स होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक का मतलब होता है मॉडर्न, यू का मतलब मॉडर्न, यूकैरियोटिक का मतलब जिनमें डीएनए मेम्ब्रेन बाउंड होगा वो यूकैरियोटिक होंगे, जिनमें डीएनए मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा वो प्रोकैरियोटिक होंगे। दोस्तों प्रोकैरियोटिक के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। प्रोकैरियोटिक एक टॉपिक है, यूकैरियोटिक एक टॉपिक है। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? बैक्टीरिया। जैसे आप देखेंगे बैक्टीरिया जितने भी होते हैं, और आप भी बहुत सारे जैसे मिथेनोजेंस होते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं, और हॉट सल्फर स्प्रिंग में जो रहते हैं मीथेन में रहते हैं, और हेलोफाइल्स होते हैं स्प्रिंग्स में रहते हैं। उन सभी के जितने भी बैक्टीरियाज हैं उन सभी बैक्टीरियाज को प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि उनका डीएनए के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। उनके पास सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती है, उनको उन इनफोल्डिंग्स को बोलते हैं मीजोसोम। और अंदर किसी भी तरीके से जो डीएनए मटेरियल है वो इसी तरीके से पड़ा होता है, यानी साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है। दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से रेप्लिकेट करते हैं, यानी ज़्यादा तेज से उनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। दोस्तों प्रोकैरियोटिक के पास मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स हैं वो नहीं होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे वैक्यूल नहीं होगा, आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, आप देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, आप देखेंगे गोल्गी अपरेटस नहीं होगा, क्योंकि इन सभी के पास अपनी अपनी मेम्ब्रेन है। वैक्यूल नहीं होगा। जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होगी वही प्रोकैरियोटिक रख सकते हैं, मेम्ब्रेन वालों को नहीं रख सकते हैं। दोस्तों यूकैरियोटिक पे जंप करने से पहले कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं। दोस्तों सेल जो है, सेल आप देखते होंगे कि कोई बड़ा सेल होता है, कोई छोटा सेल होता है, हम लोग देख तो सकते नहीं, लेकिन फिर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हर एक सेल अपना अपना अलग अलग होगा। जैसे इंडिया के लोग ऐसे दिखते हैं, जापान के लोग ऐसे दिखते हैं, उसी तरीके से अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, अलग अलग टाइप के चीज़ें हैं जो अलग अलग फंक्शन करती हैं। जैसे लीवर सेल्स अलग होते हैं, आरबीसीज अलग होते हैं, उसी तरीके से सेल वेरी ग्रेटली इन देयर शेप एंड साइज। सेल अपने शेप और साइज को लेकर काफ़ी वेरी करता है, यानी एक फिक्स्ड शेप नहीं है। यानी एक फिक्स्ड शेप ना होने का मतलब आरबीसी देखेंगे तो आप उसको बाइकॉनकेव दिखेगा, आपको इस तरीके से होगा कटोरी की तरीके अंदर, और नीचे से कटोरी की तरीके, वो पूरा आरबीसी का स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरीके का। आप न्यूरॉन्स का देखेंगे तो न्यूरॉन्स में ऊपर स्टार लाइक के बाद नीचे एक्सॉन निकला होता है, टर्मिनल्स निकले होते हैं। और आप देखेंगे कि अलग अलग मसल्स का अलग अलग होता है। जैसे लॉब्यूल्स का देखेंगे तो आप हेक्सागोनल शेप होगा, और फिर उसके बाद आप डब्ल्यूबीसीज देखेंगे तो सर्कुलर हो गई ज़्यादातर। और दोस्तों इसी तरीके से होते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स देखेंगे तो आप टेढ़े मेढ़े होंगे। अमीबा देखते हैं तो किसी भी शेप का हो जाता है। मान लीजिए वो अमीबा इस तरीके से रखा है और फिर अगल बगल से कुछ खाना वाना आता है तो वो उसी के शेप पे कर्व होता चला जाता है और खाने को इनगल्फ कर लेता है। तो इस तरीके से अमीबा होता है। पैरामीशियम अलग शेप का होता है। सभी के पास अपने अपने शेप है। दोस्तों सबसे छोटा
सेल कौन सा है? सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की जो लेंथ है वो 0.3 माइक्रोमीटर है। सेल जो सबसे छोटा सेल है वो है माइकोप्लाज्मा और उसकी लेंथ है 0.3 माइक्रोमीटर। दोस्तों इसके बाद जैसे देखते हैं आप, सबसे बड़ा सेल कौन सा है? तो सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच का अंडा है। ऑस्ट्रिच का अंडा तकरीबन 170 mm लेंथ होती है उसकी। 170 mm का मतलब इतना बड़ा, करीबन इतना बड़ा होता है ऑस्ट्रिच का एक सेल। एनसीईआरटी में क्लियरली लाइन दी गई है, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच विच इज अप्रोक्सीमेटली 170 mm इन लेंथ। ये पूरी लाइन है एनसीईआरटी से कि 170 mm होती है ऑस्ट्रिच के एग की लंबाई। और दोस्तों ये तो साइजली हो गया। अब शेप उनका कैसा कैसा होता है आप देखेंगे, कहीं पर एकदम कैप्सूल की तरीके बैक्टीरिया हो जाता है, कहीं कहीं पर स्लाइम लेयर होती है बैक्टीरिया की। आप आरबीसी में देखा तो बाइकॉन्विकल शेप। आप देखेंगे कि हर एक सेल अपने अपने में शेप भी उनका अलग होता है, साइज भी अलग होता है।